हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 6 डिग्री वेजेस आर यूज टू पुश द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली एज शोन, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स पी रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक ऑफ वेट 10,000 न्यूटन, म्यू इज इक्वल टू 0.25 फॉर ऑल सर्फेसेस। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं। 2 6 डिग्री वेजेस आर यूज टू पुश द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली एज शोन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो डायग्राम है वो डायग्राम देखो यहाँ पे साइड में बनाया हुआ है मैंने दूसरे ये पेज पर, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल पार्ट दिख रहा है उसे एज हमें वॉल कंसिडर करना होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट आया हुआ है उसे एज हमें ग्राउंड कंसिडर करना होगा। ये वॉल और ये ग्राउंड के कॉर्नर में एक वेज भी रखा हुआ है जिसका ये कॉर्नर में एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है हमें 6 डिग्री का दिख रहा है। उसके ऊपर वेज ए रखा हुआ है। वेज ए के नीचे ये एंगल कितने का दिख रहा है, गैप का 6 डिग्री का एंगल है। वेज ए के ऊपर एक एक्सटर्नल लोड आया हुआ है, ये पी ए फोर्स, पी इस फोर्स की वजह से वेज ए नीचे की तरफ जाएगा और वेज ए के साइड में एक 10,000 न्यूटन का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है बेसिकली, यहाँ पर वेज ए अगर हम लोग पी इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ लाएंगे तो ये 10,000 न्यूटन का फोर्स है जो राइट साइड मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी रहेगा बिटवीन द ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस वो हमें कॉमन दिया हुआ है, दैट इज 0.25। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट पेज पे मैं एरो ड्रॉ करूंगा वहाँ से, लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना हमें पता है कि ये ब्लॉक का वेट कितना है 10,000 न्यूटन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू कितना है बिटवीन द ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस 0.25, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये एरो कर दिया। यहाँ पर हम लोग पहले तो गिवन लिख देंगे। गिवन कितना दिया है, यानी कि गिवन में सिर्फ एक ही डेटा दिया है हमें, दैट इज म्यू का 0.25 और दूसरा डेटा किसका है, ब्लॉक के वेट का, दैट इज 10,000 न्यूटन। तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते वक्त हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना होगा, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे, ब्लॉक 10,000 न्यूटन वाले ब्लॉक का बनाएंगे या फिर वेज ए का बनाएंगे, ठीक है। वेज बी का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वेज बी मूव नहीं हो रहा है। वेज भी एक कॉर्नर में ही रहेगा, वर्टिकल वॉल और ये जो ग्राउंड है उसके कॉर्नर में आया हुआ जब पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट किसकी होगी, सिर्फ वेज ए की होगी जो कि नीचे की तरफ रहेगी मूवमेंट, और ब्लॉक की वेट मूवमेंट होगी जो कि राइट साइड की तरफ होगी, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट का ही हमें क्या करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। लेकिन दोनों में से पहला फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग किसके लिए बनाएंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। वेज ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनेगा या फिर 10,000 न्यूटन के ब्लॉक के लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, ये पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट का पार्ट ये होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग हमेशा पहले ऐसे वेज का लेते हैं या फिर ऐसे ब्लॉक का लेते हैं जिसके ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कम हो, ठीक है। तो देखो ब्लॉक के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कितने आते चेक कर लेते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ग्राउंड से ऊपर, ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ग्राउंड से, और एक दूसरा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आएगा, फ्रॉम द वेज ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अननोन्स या फिर नॉर्मल रिएक्शंस ब्लॉक के ऊपर कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, ठीक है। एक ग्राउंड से आने वाला और दूसरा वेज ए से आने वाला। अभी नंबर ऑफ अननोन्स को या फिर नॉर्मल्स को वेज ए के ऊपर कितने आ रहे देख चेक कर लेते हैं। वेज ए के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देखो वेज बी से आएगा क्योंकि उनके बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस है। वेज ए के ऊपर दूसरा नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये ब्लॉक से क्योंकि उनके बीच में भी एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है। और ये तीसरा एक्सटर्नल लोड पी, ठीक है, वो भी अननोन ही है वेज ए के ऊपर, यानी कि वेज ए के ऊपर 3 अननोन हो जाएंगे। 3 कौन से, पहला वाला एक नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वेज बी, दूसरा वाला नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ब्लॉक, और तीसरा ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स दैट इज पी जो भी अननोन है, ठीक है। यही पी फोर्स हमें निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता चला कि वेज ए के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स 3 है और ये ब्लॉक के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स 2 है। तो जहाँ पर हमें फ्री नंबर ऑफ अननोन्स कम मिल रहे वो वाला बॉडी हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक लिख देंगे, ठीक है। ये क्या लिखा, ड्राइंग FBD फॉर, FBD ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, ड्राइंग FBD फॉर ब्लॉक लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो ड्यू टू एक्सटर्नल लोड P वेज ए अगर नीचे की तरफ मूव होगा तो ये ब्लॉक राइट साइड की तरफ जाएगा, इतना तो बहुत ही क्लियर है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मुझे ये फ्री हैंड में ये 10,000 न्यूटन के ब्लॉक को बना लेना है रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा प्रॉपर दिखना चाहिए, रेक्टेंगल की वर्टिकल लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधा दिखनी चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से डायग्राम के अंदर ये ड्रॉ किया है उस तरीके से। अभी देखो ग्राउंड के साथ ये ब्लॉक राइट साइड की तरफ मूव होने वाला है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में उसका फ्रिक्शनल फोर्स दिखाना चाहिए। ये जो नीचे से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है उसको मैंने नाम दे दिया N1। अगर ये इसको हम लोग नेमिंग N1 करेंगे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो उसके साथ रिलेशन में है तो उसको क्या नेमिंग करेंगे हम लोग F1 कर देंगे, जो कि क्या रहेगा म्यू N1 हो जाएगा। यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी लेनी होगी आगे चलकर हमें 0.25 लेनी होगी, ठीक है। अभी देखो ये जो भी क्या ब्लॉक लिया था, ब्लॉक के ये वाले सरफेस से फ्रिक्शन हो रहा है, राइट, ये वाले सरफेस से फ्रिक्शन हो रहा है और इस ब्लॉक के
साइड में ये शेप है ना, ये वाला एज निकाला ना, यहाँ पर भी फ्रिक्शन हो रहा है। ये वाले फेस पे फ्रिक्शन हो रहा है ब्लॉक के ऊपर, और ये वाले मतलब एज पे भी फ्रिक्शन हो रहा है। ये दोनों एजेस कहाँ पर कनेक्टेड है, ये वाले पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इसको मैं कह रहा हूँ कनेक्टिंग पॉइंट कह रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ब्लॉक के ये वाले एज पे फ्रिक्शन हो रहा है और ब्लॉक के ये वाले एज पे भी फ्रिक्शन हो रहा है, और ये दोनों एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ कनेक्टेड पॉइंट। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैं कह रहा हूँ कनेक्टेड पॉइंट। तो देखो नीचे वाले सरफेस से फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे जा रहा है, टूवर्ड्स द कनेक्टेड पॉइंट जा रहा है, तो ये वाले सरफेस पे भी फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स द कनेक्टेड पॉइंट ही रहेगा। ये है कंसेप्ट। ठीक है, इतना याद रख लो। ये जो भी ड्रॉ किया है वो फ्रिक्शनल फोर्स था, तो वेज ए से इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जिस प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहा है वहाँ पर, तो इसको हम लोग कर देंगे नेमिंग N2। और ये नीचे जो आया वो क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स था, तो उसको क्या नेमिंग करेंगे, F2 इज इक्वल टू म्यू N2। ठीक है, ये इंक्लाइन नहीं है, F1 हॉरिजॉन्टल था, N2 भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और F2 N2 को हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो वो उनको ये N1 को परपेंडिकुलर दिखाया है F1, और ये N2 को परपेंडिकुलर दिखाया है F2। ठीक है, और इसके ऊपर हमें क्या लिखना होगा, 10,000 न्यूटन का जो ब्लॉक था ना उसका सेल्फ वेट भी दिखाना होगा। ठीक है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पे क्या लिख दिया, 10,000 न्यूटन लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इस डायग्राम के अंदर यानी कि ब्लॉक के ऊपर आने वाले सारे फोर्सेस हम लोगों ने अभी कंसिडर कर लिए है। इसके बाद हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर इक्वेशन बनाने होंगे। सबसे पहले हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है, समेशन एफ ऑफ एक्स वाली। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑरिजिनल फोर्सेस कितने और कौन से वो सारे लिख देने होंगे। ये माइनस F1 लिखना होगा, ये माइनस F1 लिखा, माइनस क्यों, क्योंकि ये F1 वाला फोर्स अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस होने के कारण यहाँ पर माइनस F1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस N2 लिख देंगे। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या डायग्राम के अंदर, नहीं है, तो इसके कारण इक्वल टू राइट साइड में 0। F1 का मतलब क्या हो रहा था, म्यू N1 हो रहा था, प्लस ये N2 आगे का लिख दिया इज इक्वल टू 0। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ था उन्होंने, 0.25 दिया हुआ था। यहाँ पर N1 अननोन है और ये प्लस N2 भी अननोन है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको साइड में लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये पार्टीशन बना दिया, ये साइड में एंड लिखा, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बॉडी को स्टेशनरी में होना, बॉडी मूव नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो ये समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ये तो ले लिया अभी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड कर इज इक्वल टू कितना दिखाना है, 0 दिखाना है। तो वर्टिकल फोर्सेस ही कंसिडर करना है। यहाँ पर ये N1 ऊपर की तरफ जाएगा अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर से नीचे हम लोग माइनस 10,000 न्यूटन वाले फोर्स को ले लेंगे। साइड में 3 0 और देना होगा। ठीक है, ये इतना लिख दिया। और कौन सा वर्टिकल फोर्स दिख रहा है हमें, माइनस F2 दिख रहा है, ये माइनस F2 लिख दिया। और कोई एक है, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, ये तीन ही फोर्सेस वर्टिकल थे इस डायग्राम के अंदर, इज इक्वल टू 0। N1 एज इट इज़, ये माइनस 10,000 राइट साइड जाएगा तो प्लस 10,000 लिखना होगा, और ये माइनस F2 का मतलब क्या रहेगा, म्यू N2 होगा, इज इक्वल टू राइट साइड में 10,000 पुट कर देंगे प्लस लिखकर। ठीक है, ये N1 एज इट इज़ माइनस म्यू का मतलब कितना लिखना है, 0.25, यहाँ से आएगा N2 इज इक्वल टू वॉट, 10,000। इसको इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमें N1 और N2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या लिखा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दिया। ठीक है, डायरेक्टली हमें लिखना होगा यहाँ पर N1 की वैल्यू जो मिलेगी वो, और नीचे उसके नीचे N2 की वैल्यू लिख देंगे जो मिलेगी वो। ठीक है, कैलकुलेट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इनकी वैल्यू कितनी आती है, इनकी यानी कि N1 और N2 की। हमें यहाँ पर N1 की वैल्यू मिलेगी 10,666.67 न्यूटन लिखनी होगी। ठीक है, और N2 की वैल्यू आएगी हमें 2,666, ये क्या लिखा, 2,666.67 लिख दिया। आगे क्या लिखा, न्यूटन लिखा। ठीक है, यूनिट आपको हमेशा मेंशन करना होगा। इसके बाद हमें फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करना है फॉर वेज ए के लिए। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर वेज ए। नाउ ड्राइंग लिखा, एफ बी डी फॉर वेज ए। ठीक है, तो वेज ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। वेज ए देखो इस तरीके से था, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन थी या फिर एज कहो। ठीक है, यहाँ से एक स्लैंट था, अंदर का एंगल कितने डिग्री का था, 6 डिग्री का था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 6 डिग्री बना देता हूँ मैं, ये 6 डिग्री का एंगल था। यहाँ पर ऊपर से एक पी अननोन फोर्स था, यही से हमें फाइंड आउट करना होगा। देखो ये वाला पार्ट वेज ए का, ये वाला एज को जो कि ब्लॉक के साथ अटैच में था। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें, इसको सेपरेट कर दें, तो वेज नहीं था, वो ब्लॉक था। ब्लॉक के ये वाले फेस पे जो कि वेज ए के साथ अटैच था, वहाँ पर हमें जो भी फोर्सेस थे ए के ऊपर
यानी कि ए के एज के ऊपर वो सेम फोर्सेस हमें काउंटर बैलेंस करने वाले लेने होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो नॉर्मल डायरेक्शन रहेगा वो उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, और वेज नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। वेज अगर नीचे आ रहा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, और नेमिंग सेम ही रहेगी फोर्सेस की, जो कि बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द वेज थे, देखो, ठीक है। क्वेश्चन, अब तक मेन क्वेश्चन देखो यहाँ पर था, ये वाला एज वेज ए का और सेम एज नीचे का सेम एज फॉर ब्लॉक का, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अगर उसको हम लोगों ने सेपरेट किया है तो उसके बीच के फोर्सेस हमें सेम नेमिंग से दिखाने होंगे, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ये अगर N2 यहाँ पर ऐसा था तो N2 हम लोगों ने वेज ए के ऊपर कैसे लिया है, लेफ्ट साइड की तरफ लिया है, ठीक है। और F1 देखो, ये F2 फोर्स कैसे नीचे की तरफ लिया, तो ये F2 का काउंटर बैलेंस करने वाला रिएक्शन वेज ए के ऊपर कैसे रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नेम करेंगे, F2 क्या होगा, म्यू N2 होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, N2 रहेगा, यार ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। वेज बी से वेज ए के ये वाले एज के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा जो कि परपेंडिकुलर रहेगा, उसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं N3, ठीक है। और ये वेज ए क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। या फिर सिंपल इतना याद रखो, हमें वेज ए के एक एज के ऊपर पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके अपोजिट वाले फेस पे अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो उसका भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रहेगा, उसके फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना होगा, ये F3 है, F3 इक्वल टू क्या होगा, म्यू N3 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना याद रखो। अभी यहाँ पर N3 और ये F3 ये इंक्लाइन फोर्स है, तो ये जो भी हमेशा हम अगर इंक्लाइन फोर्स मिलता है तो हमें उसका इंक्लिनेशन मिलना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये अंदर का एंगल कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 84 डिग्री का हो जाएगा। 90 - 6 करने पर ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 84। अगर ये वाला एंगल 84 डिग्री का है, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते, ये एंगल यानी कि F3 का भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये ग्राउंड के साथ 84 डिग्री का हो जाएगा। F3 और N3 हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। अगर F3 का ग्राउंड के साथ 84 डिग्री का एंगल है तो N3 का ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, ग्राउंड के साथ यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ 6 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर N3 ये रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और ये F3 ये रिएक्शन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें N3 के कंपोनेंट्स पॉजिटिव लेने होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में F3 का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये सारे फोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर किए हुए हैं, यहाँ पर वेज ए के ऊपर आए हुए हैं। हमें यहाँ पर वेज बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना, जैसे कि शुरुआत में बताया गया था, क्योंकि वेज बी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ वेज ए और ब्लॉक का मूवमेंट हो रहा है, इसके कारण उनका ही फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, ठीक है। अभी वेज ए का तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है, तो उसके ऊपर एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं। जो फोर्सेस इंक्लाइन थे उसका इंक्लिनेशन भी निकाल लिया है एक्स एक्सिस के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर देनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या लिखेंगे, लेट समेशन Fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखने हैं हमें। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से हैं यहाँ पर, N3 का कंपोनेंट आएगा, F3 का कंपोनेंट आएगा, ये N2 रहेगा। N2 हॉरिजॉन्टल एक्ट कर तो ये -N2 लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, -N2 और N3 का एक्स कंपोनेंट प्लस, यानी कि +N3 लिखा, ये कॉस लिखा, साइड में कितना लिखा, 6 डिग्री, ठीक है। आफ्टर दैट ये -F3 लिखा, -F3 क्यों, क्योंकि F3 ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये -F3 कर ये कॉस लिखा, और साइड में उसका एंगल कितना था एक्स के साथ 84 डिग्री का, उतना लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू 0 रहेगा, -N2 लिखना, ये आगे +N3, और ये कॉस कितना 6 लिख दिया, ठीक है। माइनस F3 का मतलब क्या था, म्यू N3 रहेगा, राइट, म्यू N3 कॉस ऑफ 84 इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमें N2 की वैल्यू जानते हैं हम लोग, ये N2 लेफ्ट साइड में माइनस में, राइट साइड में जाएगा तो क्या लिखना होगा, हमें उसको प्लस में लिखना होगा। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ये N3 लिख दिया एज इट इज़, कॉस 6 आएगा, माइनस म्यू की वैल्यू 0.25, N3 कॉस 84 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में हम लोग N2 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे N2 की जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखो, N3 को हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं, N3 को ले लिया कॉमन बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, cos 6 माइनस 0.25 cos 84 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और राइट साइड में क्या, N2 की वैल्यू कितनी थी, 2,666.67, ठीक है। यहाँ से दिख रही है हमें N2 की वैल्यू, देखो ऊपर N2 की वैल्यू 2,666.67 थी, वो लिख दी यहाँ पर लास्ट में।
ठीक है। इससे हम लोग आगे N3 कैलकुलेट कर सकते हैं। N3 के बाजू में ये जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर आएगा उसको मैं पहले लिख देता हूँ कैलसी से कैलकुलेट कर कर, ठीक है। वो नंबर हमें मिल रहा है 0.968389, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखते हैं, तो दूसरा वाला डिजिट हम लोग राउंड अप कर देंगे, यानी कि तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा तो उसके प्रीवियस वाला डिजिट हम लोग 1 से बड़ा थे, ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग 0.97 लिखेंगे। N3 का कोएफिशिएंट कितना मिला 0.97 और इक्वल टू में क्या अपने पास 2666.67 है। इसका मतलब N3 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, N3 इज इक्वल टू ये 2666.67 को हमें 0.97 से डिवाइड कर देना है। तो देखते हैं आंसर कितना मिलेगा। 2666.67 को 2666.67 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 0.97 से, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ साइड में, तो कितना आएगा आंसर देख लो, 2749.14 2749.14 न्यूटन, ये वैल्यू मिली हमें N3 के लिए, ठीक है। इसके बाद हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 वाली, वे जे के फ्री बॉडी डायग्राम में। एंड देखो एंड किया, लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सारे वर्टिकल फोर्सेस हमें कंसिडर करने होंगे। N2 का वर्टिकल रिएक्शन नहीं आएगा, N2 का मतलब N2 ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना यहाँ पर, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। F2 ऊपर की तरफ लेना होगा, तो ऊपर की तरफ F2 जा रहा, तो ये F2 लिख दिया, ठीक है। माइनस P लिखता होगा, जिससे हमें फाइंड आउट करना होगा माइनस P, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है P, ये फोर्स। N3 का वर्टिकल रिएक्शन प्लस होगा, प्लस N3 साइन 6 लिखना होगा, प्लस N3 साइन 6 लिख देंगे, N3 साइन 6 लिखा। और ये F3 भी ज़्यादा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, तो प्लस F3, देखो यहाँ पर F3 एंगल कितना है 84 है, प्लस F3 साइन 84 लिखना होगा, प्लस F3 साइन 84 लिखना होगा, ठीक है। सारे वर्टिकल फोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर कर लिए। N3 का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस F3 का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 फोर्सेस है, 1 2 3 4 है, इज इक्वल टू 0। तो माइनस P राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस P होगा, उससे हमें प्लस P लिखना होगा, ठीक है। F2 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू N2 लिख सकते हैं, ये प्लस N3 लिख दूंगा मैं, एज इट इज़ N3 लिखा, ये साइन 6 रहेगा, फिर से F3 का मतलब म्यू N3 रहेगा, N3 लिख दिया, साइड में क्या रहेगा साइन 84 रहेगा, इज इक्वल टू P, ठीक है। यहाँ से हम लोग N3 को कॉमन बाहर ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग N3 को कॉमन बाहर ले सकते हैं, और जो भी वैल्यूज़ है कि म्यू की N3 की और म्यू की N2 की, वो सारी वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। म्यू की वैल्यू 0.25, N2 की वैल्यू थी 2666.67, प्लस N3 को कॉमन बाहर लेना था, तो ये N3 को कॉमन बाहर ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर, साइन 6 प्लस म्यू की वैल्यू 0.25 इंटू साइन 84, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू क्या था, P था। तो यहाँ पर सिर्फ N3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि हमें प्रीवियस वाले इक्वेशन से या फिर प्रीवियस वाले कंडीशन से मिली थी। प्रीवियस वाला कंडीशन यानी कि समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये फॉलो करने पर हमें N3 मिला था 2749.14, ठीक है। वो वैल्यू फिर लास्ट स्टेप में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके P फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0.25, इसको एज इट इज लिख देता हूँ, कैलसी से डायरेक्टली फिर कर लेगी कैलकुलेट, इसको 666.67, यहाँ पर प्लस नहीं था, ये मल्टीपल में था, प्लस N3 की वैल्यू 2749.14, ब्रैकेट में आया हुआ टर्म में कैलकुलेट कर देता हूँ, वो टर्म कितना आया हुआ है हमारे पास, देख चेक कर लेते हैं। साइन 6 प्लस 0.25 इंटू साइन 84, ठीक है। तो उतना लिख दिया, कैलकुलेट करने पर उसका आंसर हमें मिलेगा, देखो कितना 0.353 है ना, तो जस्ट हम लोग 0.35 लिख सकते हैं, 0.35 लिख दिया, इज इक्वल टू T। नेक्स्ट स्टेप में ये सब कुछ कैलकुलेट कर देना, और जिसकी वैल्यू हमें लिखनी है एज अ P, ठीक है। तो ये P इज इक्वल टू लिख दिया, जो भी लेफ्ट साइड में टर्म है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें P का आंसर मिल जाएगा 1628.866 मिल रहा है, तो उसे हम लोग 0.87 भी लिख सकते थे, ठीक है। हो गया इतना, लास्ट में क्या लिख देंगे, न्यूटन लिख देंगे। देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये बताना होगा मुझे, मैकेनिक्स के अंदर कभी भी आंसर एक्यूरेट नहीं आते, आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेट होते हैं, और उसके अंदर प्लस माइनस 0.5% का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, हमेशा।
तो सेम क्वेश्चन के लिए किसी और को ये आंसर, इसका आंसर कुछ अलग हो सकता है, 1630 हो सकता है, या फिर 35 हो सकता है, या फिर 40 तक भी हो सकता है। इन ऑल केसेस अगर सबका कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन करने के में कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी, जो भी नंबर्स आया रहेगा लास्ट में उसको सही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस क्यों आया होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोगों ने अगर किसी जगह पर राउंड अप किया तो कोई नहीं करेगा, या फिर कोई डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेगा, या फिर कोई डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेगा, तो ये वाला डिफरेंस फाइनल आंसर में हो जाएगा। मतलब इन वजह से फाइनल आंसर किसी का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स P एक्टिंग ऑन द वेज B एंड C टू रेज अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन resting on a mu between the wedge A and the ground is 0.25 and between the wedge and the A is 0.2. Also assume symmetry of loading and neglect the wedges weight of A, B and C. Slope of wedges are 1:10। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन तो हम लोगों ने रेड किया। देखो ये क्वेश्चन आपको डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, डायग्राम के अंदर 3 वेजेस हमें दिख रहे हैं, ये इस शेप के, और ये डायग्राम के साथ सिमेट्रिक डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम के अंदर सिमेट्री भी अज्यूम करनी है, ऐसा हमें दिया गया था। वेज बी और वेज सी सेम शेप के, सेम वेट के, लेकिन वेट तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना ही नहीं है। वेज बी और वेज सी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड पी, यानी कि पी एक एक्सटर्नल रेट के सेम अमाउंट का लोड अगर हम लोग अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये वेज ए को ऊपर लेके जाना है, और वेज ए के ऊपर एक्सटर्नल लोड कितना है 100 न्यूटन, या फिर कहो वेज ए का ही लोड कितना है 100 न्यूटन का, ठीक है। तो बी और सी वेजेस को पी फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो वेज ए को हमें ऊपर लेकर जाना चाहिए, और तो उस केस में पी की वैल्यू कितनी होगी ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो गिवन डेटा लिखना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करके सबसे पहले गिवन डेटा लिख देंगे। गिवन डेटा में क्या दिया हुआ था, स्लोप दिया था, स्लोप ऑफ इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, स्लोप ऑफ इंक्लाइन सरफेस। स्लोप कितना दिया उन्होंने 1:10। इसका ही मतलब क्या होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1:10 हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी मिलती है। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 5.71। देखो यहाँ पर ड्रॉ कैलकुलेट किया है 5.71 डिग्री, ठीक है। तो ये 5.71 डिग्री लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें म्यू भी दिया हुआ था, देखो म्यू बिटवीन द वेजेस एंड द ए कितना लेना था 0.2, तो यहाँ पर लिख देंगे म्यू 1 इज इक्वल टू 0.2 बिटवीन लिखा वेजेस कौन सा, यानी कि वेजेस बी एंड सी, एंड वेज ए लिख देता हूँ, ठीक है। म्यू बिटवीन द वेजेस एंड द वेज ये ऐसा लिखा, और ये म्यू टू कितना दिया हुआ है हमें दूसरा 0.25, ठीक है। वो क्या रहेगा, म्यू बिटवीन द वेज एंड द ग्राउंड इज, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बिटवीन द वेजेस कौन से बी एंड सी, बिटवीन द वेजेस एंड ऐसा ग्राउंड लिख दिया, ठीक है। खराब हैंड राइटिंग में लिखा, घाई में होने लगाई हुए लिखने के कारण आप लोग आराम से एग्जाम में सही वर्ड लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन डेटा मेंशन कर दिया, डायग्राम के अंदर दिया हुआ इंक्लिनेशन यानी कि स्लोप 5.71 है, उसके बाद म्यू 1 लिखा है 0.2 बिटवीन द वेजेस एंड द वेज ए, म्यू 2 दिया हुआ है बिटवीन द वेजेस एंड द ग्राउंड, जो कि कितना दिया 0.25, और म्यू 1 है अपना 0.2। इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करेंगे। एंटायर डायग्राम का क्या कहा, फ्री बॉडी डायग्राम हमें कंप्लीट करना होगा। पहले तो कंप्लीट डायग्राम के लिए तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ड्राइंग FBD फॉर कंप्लीट डायग्राम, या फिर फिगर लिख सकते हैं, कंप्लीट लिख देता हूँ, या फिर एंटायर भी ये वर्ड चलता था। ड्राइंग FBD फॉर कंप्लीट फिगर लिख देता हूँ, या फिर डायग्राम भी चलता था, ठीक है। फिगर लिखा, या फिर साइड में डायग्राम भी कर दिया, ये हो गया। अभी देखो कंप्लीट डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, ये मतलब किसी को सेपरेट नहीं किया है, किसी वेज को सेपरेट नहीं किया, सारी पोजीशन एज इट इज रहेगा। ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये ऊपर वाला पार्ट बड़े वाले वेज का, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ पर स्लैंट एजेस आई हुई है, वेज ए को बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये वेज ए बना दिया, वेज ए के ऊपर ये एक्सटर्नल लोड दिखाना होगा 100 न्यूटन का, वो भी दिखा दिया। यहाँ से एक वेज होगा वेज बी, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाला पार्ट वेज बी का, यहाँ पे नेमिंग कर दिया वेज बी का। ड्यू टू दिस फोर्स पी वेज बी अंदर की तरफ मूव होगा। अगर वेज बी अंदर की तरफ मूव होगा तो यहाँ पे ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा ना, जो कि किस साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। वेज बी के साथ जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा उसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं N1, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स F1 हो जाएगा। और ये F1 कितना रहेगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वेज एंड द ग्राउंड, वो कितना है यहाँ पर 0.25। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू 0.25 N1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरा वेज सी यहाँ पर था,
वेज ए के नीचे, ठीक है। तो उसको भी बना लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो लेफ्ट साइड में मतलब वेज बी के ऊपर से भी ये नॉर्मल रिएक्शन और उसका फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने दिखाया। अभी राइट साइड वाले वेज के ऊपर यानी कि सी के ऊपर भी हमें फ्रिक्शनल फोर्स दिखाना होगा, उसका भी नॉर्मल रिएक्शन दिखाना होगा, ठीक है। देखो ये वेज बी का पार्ट है जो कि मैं ग्राउंड पे दिखाया हुआ अभी ड्रॉ कर दिया हूँ, और ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन वेज सी के ऊपर आया हुआ। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पर N2 से। ड्यू टू पी दिस एक्सटर्नल फोर्स वेज सी कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स इस ग्राउंड पे जनरेट होगा, जो कि किस डायरेक्शन में दिखाना हमें, राइट साइड में डायरेक्शन में दिखाना है, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाना होगा, ठीक है। देखो और यहाँ पर ये जो F2 होगा ना, उस साइड में लिख देता हूँ नीचे एरो करके, ये अपना F2 है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द वेज सी। वो कितना रहेगा, राइट साइड की तरफ मूव होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा 0.25 N2 हो जाएगा, ठीक है। F2 लिख दिया, N2 हो गया, ये N1 हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स वेज बी का लेफ्ट साइड मूव होगा, और ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होगी, वो ऊपर हमें क्योंकि हम लोगों ने सेपरेट नहीं किया है ना, वेज बी और सी के ऊपर वेज ए दिखा है, तो वहाँ पे कुछ मतलब सेपरेट नहीं किया, तो कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस एफबीडी को कंडीशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाई कर देते समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पी यहाँ पर पी लिखना रहेगा था, ये पी वाला फोर्स राइट साइड जा रहा है, सेम अमाउंट का पी फोर्स लेफ्ट साइड जा रहा है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। सिमिलरली ये F1 लेफ्ट साइड में जाएगा और ये F2 राइट साइड में जाएगा। अगर उनके मतलब नॉर्मल रिएक्शन देखो, F1 की वैल्यू कितनी होगी, 0.25 N1 होगी और 0.25 N1 होगी। ये नॉर्मल, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, जो एक लेफ्ट साइड जा रहा है एक राइट साइड जा रहा है, इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये F1 और ये F2 दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री। क्या कहा, ड्यू टू सिमेट्री। उन्होंने बोला कि डायग्राम के अंदर आप लोगों को सिमेट्री कंसिडर करनी है, तो जितना पी है उतना पी, अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट। उसी तरीके से ये फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे, सेम अमाउंट के ही रहेंगे ड्यू टू सिमेट्री, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब हमें समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 यूज़ कर कुछ भी नहीं मिलने वाला, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्टली हम लोग कंडीशनल इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ऑलरेडी, तो क्या लिख दिया, लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 लिख दिया। वर्टिकल फोर्सेस देखो, ये N1 ऊपर की तरफ है, प्लस ये N2 भी ऊपर की तरफ है, और ऊपर से क्या आएगा -100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस हियर N1 इज इक्वल टू N2 होगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, ड्यू टू सिमेट्री लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ N1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। इसका मतलब हमें N1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 15 न्यूटन मिल जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, उसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना लेना है सिर्फ वेज बी के लिए, या फिर वेज सी के लिए भी कह सकते हैं हम लोग। दोनों में से कोई एक ही वेज सेलेक्ट करना है, दोनों वेजेस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेजेस का पोजीशन कैसा है, ड्यू टू सिमेट्रिक होने के कारण उसके बाद जो भी पी है अननोन मिलेगा, हमें सेम ही मिलेगा दोनों केस में। तो हम लोग यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम फॉर वेज भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ड्राइंग, ये क्या लिख दिया, ड्राइंग एफ बी डी फॉर वेज बी, ठीक है। तो वेज बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। देखो यहाँ पर वेज बी का इस तरीके से शेप था, वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, यहाँ से डायरेक्टली टेढ़ा, यहाँ पर और एक थोड़ा सा वर्टिकल लाइन, ठीक है। देखो ये पी एक्सटर्नल लोड था, जो कि राइट साइड लेके तब जा रहा वेज बी को, ठीक है। ये वेज बी लिखा, ये एक्सटर्नल लोड अननोन लोड पी लिखा। वेज बी राइट साइड जाएगा, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड से जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, जिसको हम लोगों ने नेमिंग किया था F1। वो कितना होगा, 0.25 N1 होगा, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लिया था N1 नाम का, तो ये N1 नाम का नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर हमें N1 इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पता है, जो कि कितनी आई थी ऊपर से 50 न्यूटन, ठीक है। साइड में हम लोग यहाँ पर N2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि N2 और N1 इक्वल ही थे, तो इसका मतलब N2 भी कितना होगा, 50 न्यूटन का ही होगा, ठीक है। अभी देखो ये वेज बी का ये ग्राउंड पे जो फ्री सरफेस दिख रहा है या फिर एज दिख रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड है। तो इस एज के अपोजिट में क्या कहा, इस एज के अपोजिट में ड्यू टू वेज ए, ये वाले वेज के साइड के ऊपर फ्रिक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो उसके अपोजिट वाले फेस सरफेस पे भी या फिर एज पे भी हमें अगर जो भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो उसको भी ऊपर की तरफ ही ड्रॉ करना है, बिना सोचे समझे। क्या कहा, बिना सोचे समझे हमें क्या करना है, अगर वेज के एक साइड पे ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड ज़्यादा ऐसा हमें पता चल रहा है, तो उसके अपोजिट वाले साइड में भी हमें फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिखाना होगा। अपोजिट वाले साइड पे भी फ्रिक्शन हमें सेम डायरेक्शन में, यानी कि अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड ही जाते हुए दिखाना होगा, लेकिन वो कैसे रहेगा, सरफेस को हमेशा पैरेलल होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इंक्लाइन नहीं होता है, सरफेस को हमेशा पैरेलल रहेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा,
फ्रॉम द एज ए वेज बी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं N3 से, क्योंकि N2 ये नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया था एंटायर जब फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया था, तो उस केस में तो इसको वेज ए से वेज बी के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसको हम लोग नेमिंग करेंगे N3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर N3 का डायरेक्शन दिखाना चाहिए परपेंडिकुलर, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो N3 और ये जो F3 है वो दोनों कैसे इंक्लाइन फोर्सेस है। F3 की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पर फ्रिक्शन बिटवीन द वेजेस वाली वैल्यू हमें कंसिडर करनी होगी। उसके लिए कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ था, उन्होंने 0.2 दिया हुआ था, तो यहाँ पर F3 कितना लिखेंगे, F3 लिखेंगे 0.2 N3 लिखना होगा। ठीक है, वो लिख दिया F3 = 0.2 N3। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स से यहाँ पर गलती हो सकती है, वो गलत कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी एक गलत वैल्यू की वजह से उनका आगे का भले राइटिंग वाला सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन सब कुछ सही हो, लेकिन वैल्यू वाइज वो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त खास कर कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन अलग अलग दिए होंगे, तो कौन सा प्रॉपरली राइट यूज़ करना होगा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने F3 लिख दिया है कितना, 0.2 N3। ये F3 है लिखा हुआ, प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, वो F3 है। ठीक है, और उन्होंने इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन कितना दिया था, 5.1 दिया था, जो कितना आया था हमें 5.7 आया था। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये मतलब ये इंक्लाइन प्लेन है ऊपर का वेज बी का, ये वाला इंक्लाइन पार्ट है, उसका एंगल कितना है ग्राउंड के साथ 5.7 आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन से ये जो एरो दिख रहा है ना, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर अंदर का एंगल 5.7 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 5.7। ठीक है, यानी कि F3 ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 5.71 का, तो उसका एंगल को मैं साइड में लिख लेता हूँ, ये दूर लिख दिया। ठीक है, वो कितना रहेगा 5.71 होगा, और ये यहाँ पर ये साइड 5.71 एंगल है, तो N3 का एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल होगा 90 - 5.71। ठीक है, क्योंकि F3 और N3 एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 90 - 5.71 करने पर हमें N3 का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन मिल जाएगा। वो कितना आएगा देखो 84.29 आ जाएगा, तो उसे लिख देंगे 84.29। तो 84.29 ये N3 का इंक्लिनेशन दिखा दिया। N3 ज़्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों नेगेटिव होगा। ये F3 ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसका एक्स कंपोनेंट रहेगा नेगेटिव, वाई कंपोनेंट रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर लेंगे। लेट लिखा, समेशन Fx पहले करते थे, तो यहाँ पर भी समेशन F(x) से पहले लिख दिया है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखने से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में ये P फोर्स दिख रहा है हमें राइट साइड की तरफ, ये P लिख दिया। ये F1 दिख रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये -F1 लिखा। N3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, वो क्या रहेगा -N3 cos 84.29 लिखा। F3 का भी एक्स कंपोनेंट रहेगा नेगेटिव में, तो माइनस क्या लिखा -F3 लिखा। कॉस कितना लिखना है हमें 5.71 लिखना है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमने कंसिडर किए, सारे कौन से थे, 4 थे। ये F1 लेफ्ट साइड -F1, P राइट साइड, तो ये P लिखा हुआ है। N3 का एक्स कंपोनेंट लेफ्ट साइड रहेगा तो माइनस रहेगा, तो ये -N3 cos 84.29 लिखा हुआ है। और F3 का एक्स कंपोनेंट वो भी माइनस रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में F3 ज़्यादा है इसके कारण -F3 cos 5.71 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पता नहीं है, P और N3 की वैल्यू पता नहीं है, सिर्फ F1 की वैल्यू पता है, वो कितनी रहेगी μN1 रहेगी। तो उस वैल्यू को हम लोग राइट साइड में पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड में अननोन रखेंगे। यहाँ से लिखना चालू कर देता हूँ, अननोन में क्या आएगा P आएगा, और ये -N3 आ जाएगा। कॉस ऑफ N3 के साइड में रहेगा कॉस ऑफ 84.29। ठीक है, F3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, μN3 लिख सकते हैं F3 को, और साइड में क्या रहेगा कॉस ऑफ 5.71 रहेगा, इज इक्वल टू राइट साइड में हम लोग F1 की वैल्यू पुट करनी है, तो ये राइट साइड में F1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये P अननोन का एज इट इज माइनस यहाँ से N3 और ये यहाँ से N3 कॉमन बाहर आ सकता है, तो ये -N3 कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या आएगा कॉस ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ 84.29, माइनस बाहर लिया था -N3 बाहर लिया था, तो ये प्लस म्यू कितना था N3 के साथ आया हुआ है ना, तो म्यू रहेगा 0.2, और ये कॉस ऑफ कितना लिखेंगे हम लोग 5.71 लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू F1 क्या होगा अपना μN1 रहेगा। लेकिन N1 के साथ म्यू क्या लेना था, देखो N1 के साथ म्यू क्या लेना था, ये ग्राउंड के साथ आया हुआ पार्ट है ना वेज बी का, तो वहाँ पर कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन हमें लेना था 0.25। तो F1 के साइड में नेक्स्ट स्टेप में इस म्यू की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग 0.25 लेंगे, तो ये 0.25 लिख दिया। यहाँ पर N1 की वैल्यू हमें पता थी, जो कि कितनी थी 50 थी, तो इसको ये मल्टीपल कर साइड में 50 भी लिख देते। ठीक है, N1 50 आई हुई थी,
इस राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आती है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में P माइनस राउंड ब्रैकेट के अंदर नंबर क्या आता है या फिर N3 का कोएफिशिएंट क्या आता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वो वैल्यू हमें मिलेगी 0.2985, जिसे हम लोग 0.30 कर देंगे, क्योंकि तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उसका पहले वाला बढ़ाना होता है। तो ये 0.29 एक से बढ़ेगा तो 0.30 हो जाएगा, तो हमें सिंपली 0.30 लिख दें। ठीक है, तो यानी कि 0.30 का मतलब 0.3 हो जाएगा, साइड में आएगा N3। ठीक है, इज इक्वल टू 0.25 इंटू 50 कितना हो जाएगा, वो 12.5 हो जाएगा। तो वो लिख देंगे 50 इंटू कितना करना था 0.25। ठीक है, वो कितना हो रहा है 12.5 हो रहा है, तो ये यहाँ पर 12.5 लिख देता हूँ। ये एक इक्वेशन मिलेगा हमें। ठीक है, इसको नंबर 1 से पुट कर देते हैं। इसके बाद सेम डायग्राम के ऊपर हमें समीशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देनी होगी। ठीक है, तो वाला कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। एंड लिखकर क्या लिखेंगे हम लोग, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये एंड लिखा, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। सिर्फ अभी वर्टिकल फोर्सेस कंसिडर करने होंगे। तो ये N1 जा रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पर N1 आएगा। ठीक है, N3 जा रहा है थर्ड क्वार्टर में, तो उसका वाई कंपोनेंट कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये माइनस N3 लिखा। अभी वाई कंपोनेंट के लिए साइन एंगल आता है, तो साइन और इंक्लिनेशन कितना है 84.29 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये F3 जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस F3 लिखेंगे। साइन एंगल कितना था 5.71 का था। ठीक है, और इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसके लिए तीन ही फोर्सेस थे जिनका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। एक तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव, बाकी के दोनों नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा और कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आ रहा है किसी फोर्स का। आगे फिर देखो क्या लिखना होगा, फिर हमें यहाँ पर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फिर ये N1 की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 50, तो ये 50 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस ये N3 एज इट इज लिख दिया। साइन ऑफ कितना रहेगा 84.29। F3 कितना मतलब रहेगा म्यू N3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू कितना होगा, फ्रिक्शन बिटवीन द वेजेस कितना होगा 0.2 था, तो ये 0.2 और साइड में N3 लिख दिया। उसके साइड में क्या लिखना है हमें, साइन 5.71 लिख देना इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये माइनस N3 है और ये प्लस N3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से माइनस N3 को कॉमन बाहर ले लेते हैं। तो ये 50 ले लिया, माइनस N3 को कॉमन बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये साइन 84.29 आएगा। यहाँ से माइनस 0.2 साइन ऑफ 5.71 रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में माइनस N3 बाहर लिया था ये, तो ये माइनस यहाँ पर रहेगा, तो ये सेम टर्म और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर जैसा भी सेम टर्म। ठीक है, तो ये 50 माइनस N3 राउंड ब्रैकेट के अंदर N3 के लिए कोएफिशिएंट क्या आएगा उसको कैलकुलेट कर देते हैं अभी। उसकी वैल्यू हमें मिल रही है देखो 0.99499। ठीक है, मतलब ये क्लोज टू 1 ही हो जाएगी अल्टीमेटली। 0.995 लिख सकता हूँ उसको मैं, इंटू 0.995 कर देता हूँ, इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग N3 कितना मिलेगा हमें 50 अपॉन 0.995 कर दिया। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मतलब ये सिमेट्री होता है ना ये, तो ये कितना 50 आना चाहिए था एक्चुअली। तो डायग्राम में देखो, डायग्राम से समझाता हूँ। अगर ऊपर ये 100 न्यूटन का फोर्स था, डायग्राम सिमेट्री करे तो यहाँ से कितना 50 और ये 50 बैलेंस हो जाएगा ना वेट, तो उसी तरीके से बता रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो 50 तो बन जाएगा, N3 50 बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन वो कितना मिल रहा है हमें 0.995 मिल रहा था। तो जैसे आया वैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये बीच वाला टर्म 9 है, 9 लिखा हुआ। ठीक है, तो 50 अपन 0.995 करने पर N3 कितना मिलता है उसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। वो वैल्यू हमें मिली है 50.251। ठीक है, तो यहाँ पर 50.25 लिख देंगे सिंपली, यूनिट रहेगा न्यूटन। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो N3 आया है वो यूज़ कर हमें इक्वेशन नंबर 1 से P ये जो अननोन था उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं नंबर कर देता हूँ पुट। तो फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्टली हमें लिख देना होगा P कितना मिल रहा होगा। फ्रॉम 1 and 2 वही गेट जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी ना P की, तो वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 लिखा है, P इज इक्वल टू कितना आएगा उसको कैलकुलेट कर देंगे। N3 कितना यूज़ करना होगा हमें P कैलकुलेट करने होगा इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे देखो N3 दिख रहा है, तो N3 की वैल्यू कितनी कंसिडर करेंगे 50.25 और फिर हमें P इस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर देंगे 50.25 इंटू 0.3, वो राइट साइड में जाएगा तो प्लस करना होगा। P कितना आता है चेक करते हैं। तो यहाँ से हमें P की वैल्यू मिलेगी 27.575 मिल रहा है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 27.5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा फिर 27.5, यूनिट हमेशा लिखना है, बोलना नहीं है। वो कितना रहेगा न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। वेज
सी यहाँ पर सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम कैसे था, सिमेट्रिक था। वेज बी के ऊपर जो फी की वैल्यू आई थी हमें, वही सेम वैल्यू हमें वेज सी के ऊपर मिलेगी, वेज अगर सी का एफबीडी कंसिडर करते हैं तो भी। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर से बता रहा हूँ, मैकेनिक्स के अंदर अलग स्टूडेंट के आंसर, फाइनल आंसर, स्टेप्स सब कुछ सही होने के बावजूद भी वैरी हो सकते हैं, थोड़े से प्लस माइनस में का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका आया हुआ आंसर एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर, मतलब जिस बुक्स में देख रहे हो उसके साथ लास्ट आंसर आपका थोड़ा सा मिच मैच हो सकता है, भले सब कुछ स्टेप सही हो फिर भी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप लोग डेसिमल पॉइंट के बाद जो थोड़ा सा नंबर कम ज़्यादा लोग हैं ना, उसके ऊपर वो फाइनल आंसर थोड़ा सा वैरी करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन के अंदर आने वाले वेज के ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स किए, तो उसके ऊपर कोई मतलब आज के लिए प्रॉब्लम से कोई पर डाउट होता है किसी जगह पे, या फिर स्टेप में कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। आज के ये लेक्चर के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रिक्शन के अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑन द वेजेस के ऊपर, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स अपने कर दिए है। ठीक है, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर्स ये वाला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।